सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, किसी भी इंसान की अपने काम के साथ मुखलिसी या फिर कह दें कि संजीदगी, उसका अंदाज़ा उसके अमल और तरजीहात को देखकर बाखूबी लगाया जा सकता है। ऐसा ही है, कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना संजीदा है, कितना सीरियस है, ये उसका अमल बताएगा। प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है आपको अंदाज़ा हो जाएगा सीरियसनेस का, या फिर उसकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। घर चलाने वाला घर के मसाले और उसमें रहने वाले अफराद की ज़रूरतों से कितना वाकिफ़ है, ये घर चलाने वाले का अमल या तरजीहात आपको बता देंगी, पता चल जाएगा। यकीनी तौर पे अगर घर या घर वालों को मुश्किलात या मसाइल का सामना होगा तो सबसे पहले कुर्बानी कौन देगा? मैं आपसे पूछती हूँ नाज़रीन, यकीनी तौर पे घर चलाने वाला देगा। कैसे देगा? अपनी ख्वाहिशात को कम कर देगा, कम से कम तर करता चला जाएगा, बहुत कम कर देगा। वो अपनी कई ज़रूरियात सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देगा ताकि घर वालों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। घर चलाने वाला अपने पूरे वसाइल घर और घर में रहने वालों पर लगा देगा। घर का सरबराह पूरी कोशिश करेगा कि वो खाना खाए ना खाए, लेकिन उस घर में रहने वाले भूखे ना सोएं, क्योंकि सरबराह का काम ही यही होता है। घर के सरबराह की जिम्मेदारी भी यही होती है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में से तकरीबन 22 करोड़ आवाम ही इस बात से वाकिफ़ हैं, बल्कि ये बात उनको बार बार बावर करवाई जाती है कि इस मुल्क को चलाने वाला कौन है? पार्लिमान। यानी हमारे सर को चलाता है पार्लिमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा पार्लिमान। बेशक, लेकिन पार्लिमान को मुकद्दस कहा क्यों जाता है, ये एक बार फिर मैं याद करवा दूं। पार्लिमान को मुकद्दस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद लोग अवाम के मुंतखब करदा होते हैं। अवाम उनको क्यों मुंतखब करती है, अब ये भी सवाल है। क्योंकि जवाब ये कि ये अवाम के दरमियान से जाते हैं, अवाम में से जाते हैं, अवाम में से होते हैं, यानी अवाम के मुश्किलात को, परेशानियों को ये समझ सकते हैं, मसाइल को समझ सकते हैं। पहले समझेंगे फिर हल करवाएंगे। ये अवाम में से होते हैं इसलिए पार्लियामेंट में होते हैं। अवाम इन पर भरोसा करती है इसलिए पार्लियामेंट में होते हैं। इनसे ये उम्मीद रखती है अवाम के ये पार्लियामेंट में जाकर अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, इसलिए अवाम इनको मुंतखब करती है। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अवाम की खुशहाली के ज़ामिन बनेंगे, इसलिए पार्लिमान मुक़द्दस पार्लिमान कहलाता है। तो बैठे हुए मेंबर्स भी मुक़द्दस हुए ना, जो पार्लियामान में बैठे हुए मुक़द्दस ही हुए इस डेफिनेशन के मुताबिक। और ये वो पार्लिमान है जो इस मुल्क को चलाता है, ये भी गलत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप अग्री करेंगे। इस पार्लियामेंट में बैठे अफराद वो लोग हैं जो किसी सूबे का, किसी ज़िले का, किसी इलाके का, किसी शहरी का नुमाइंदा होता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव कह लें, सरबरा होता है। और वो अपने सूबे के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने हलके के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उस शख्स को पार्लियामेंट तक पहुँचाया, ऐसे बिल पास करवाता है, ऐसी कानून साजी का हिस्सा बनता है, ऐसे मशवरे देता है, ऐसे आइडियाज़ है जो उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो जिन्होंने इस शख्स को इस मुक़द्दस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया होता। अब कितनी हैरत की बात होगी कि अगर घर का सरबराह बहुत खुश हो, बहुत खुशहाल हो, और घर के दीगर अफराद और घर बदहाल हो। अजीबो गरीब सी सिचुएशन है ना जो मैं आपको बता रही हूँ। कितनी अजीब सी बात होगी कि घर का सरबराह अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले और दीगर घर वाले रोटी और पानी पर गुजर बसर कर रहे हो, कुछ को वो भी ना मिले। ये कितना अफसोसनाक होगा कि घर के सरबराह के पास हर आराइश हो, हर आसाइश हो, और वो मजीद मराद का तलबगार हो, हर आराइश आसाइश के साथ मजीद मांग रहे हो, और दे दो और दे दो, कहीं से भी दे दो, जबकि उसका घर कर्जों में डूबा हुआ हो और उसमें रहने वाले फाके करने पर मजबूर हों। है ना अजीब बात? बहुत अजीब बात है कि घर के सरबराह को अगर हूरें नजर आ रही हों और बाकी घर वालों को इज़राइल। देखिए जरा, 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत थाना में पहुंच गया, बड़ी मुझे तकलीफ, मैंने कभी इतनी, क्योंकि मेरी पीठ पे हड्डियां टूट गई। अब ये बड़ा मैं तकलीफ में, तो इसने डॉक्टर आसिम ने, मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया, मुझे वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। अच्छा, ये मुल्क के सरबराह हैं,
हमारे वज़ीर आज़म साहब जिनका नाम है इमरान खान साहब, मैं जानती हूँ कि ये बात 100% मजाक में की, लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरी कौम आटे और चीनी के लिए तरस रही है, तब वज़ीर आज़म साहब इस किस्म के मजाक से गुरेज कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। आप तमाम लोग अग्री करेंगे। वज़ीर आज़म साहब आप करें ना करें, अवाम अग्री करेगी मेरी बात से, और आपको भी करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब अग्री मेरी बात से, क्योंकि मैं गलत बात नहीं कर रही। क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के जब ऊपर करप्शन होती है तो फिर नीचे तक करप्शन होती है। जब ऊपर वाले काम ठीक नहीं करते तो यकीनन नीचे वाले भी मौके से फायदा उठाते हैं। ऐसा आप कहते हैं ना इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। जब ऊपर वाले गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो फिर नीचे वाले भी गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। ये आपके अल्फाज है जो मैं दोहरा रही हूं। आपका विजन, जो आपकी बातें हैं, यही बताते थे ना आप, यही बताते हैं आज तक। और जब ऊपर वाले बहुत ही संजीदा सूरत हाल, संगीन सिचुएशन में इस किस्म के मजाक करते हैं तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे? आपकी डेफिनेशन के मुताबिक इमरान खान साहब, नीचे वाले भी फिर यही करेंगे। जरा चलाइएगा रजा। बिल का बड़ा अहमियत है। इतने बड़े सरबराहान की तनख्वाह ये होती है तो वो कहाँ से अपने वो जो उनके मराहत है वो किस तरह पूरे कर लें। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस बिल के ज़रिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की जो तनख्वाह हैं, सैलरीज अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस और दिगर मराहत है, वो ज़्यादा किया जाए और बढ़ाया जाए और इसको बहस भी की जाए। तो लिहाजा ये इनका हक बनता है कि जो मुल्क के सरबराही पिलर्स है, लिहाजा इनको इनकी तनख्वाह ज़्यादा दिया जाए। एक ऐसा मुल्क जहां पत्थर उठाओ तो बहरान निकल आता है। अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम के पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को घर है। एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम के लिए आटा भी खरीदना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है, चीनी भी कीमती हो चुकी है। एक ऐसा मुल्क जहां महंगाई की वजह से जराइम में मजीद इजाफा हो गया है। एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसके बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां जख्मी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां लाश को दफनाने के लिए लवाहिकीन के पास पैसे मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके सूबे में लोग अगर मैं कहूँ कि कुत्ते के काटने से मर जाते हैं तो गलत नहीं होगा, कुत्ते काट रहे हैं लोगों को क्योंकि अस्पतालों में दवा मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके शहर का मेयर कहता है कि अवाम डाकुओं से ताउन करें क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इस मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट में बैठे ये लोग क्या मुतालिबा कर रहे हैं? ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई जाएं बल्कि अलाउंसेस में भी इजाफा किया जाए। ये इस मुल्क के लोग मुतालिबा कर रहे हैं और दीगर मरात भी ज़्यादा की जाएं, ये भी इनके मुतालिबात में शामिल है। देखें ज़रा बेहिसी का आलम, क्योंकि ये इनका हक है, ये कहते हैं इनका हक है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों ने आपको मुंतखब करके वाहन में भेजा उनका भी कोई हक होगा ना भाई और बहनों। जाके बैठे वो मुकद्दस पार्लियामेंट में, मुकद्दस हो गए खुद भी बैठ के वहाँ पे, और अपने हकूक की बातें करते हो कि हमें ये चाहिए, हमें ये और चाहिए और हमें ये मजीद और चाहिए। आपकी तो भूख तब भी नहीं मिटनी, आपको तो कितना भी मिल जाए। उनके हकूक याद है जिन्होंने वोट दे के आप पर एतमाद करके आपको वहां तक भेजा? जिन लोगों ने आपको वोट देकर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया उनके हकूक पूरे कर दिए आप लोगों ने। एक आम आदमी की तनख्वाह इस महंगाई के दौर में क्या है, क्या है? आप जानने की कोशिश करेंगे कभी? आपने कभी की भी नहीं होगी और आप कभी करेंगे भी नहीं। आपसे वाकिफ हूं मैं, आप लोगों की बेइज्जती का सबूत है ये जो मैं बात कर रही हूं आज। इस बात से हट के अगर मैं बात करूं, अगर ये बिल पास हो जाता या इसे मुस्तरद कर दिया जाता, मेरा रोना इस बात पर है कि जिस घर के दीगर लोग फाकों से मर रहे हैं, उस घर के कुछ लोग ना सिर्फ ज़रूरियात बल्कि अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करने के कैसे हकदार हो सकते? फिर ये कहते हैं इन्हें हमारा एहसास है। कैसा एहसास है ये एहसास है? नाज़रीन आप दिल पे हाथ रखिए, बताइए, ये तो नहीं बताएंगे। आप बताइए क्या ये एहसास है अवाम का इन लोगों को कि इनकी भूख खत्म ही नहीं हो रही? ये जो मोहतरम मुतालिबा कर रहे थे कि ना सिर्फ तनख्वाह बल्कि मुराद और दीगर सहूलियात में भी इजाफा किया जाए, और इसी मुल्क में रहने वाले आम आदमी का हाल क्या हो चुका है ये देखिए ज़रा। मेरी गुजारिश है मोहतरम सेनेटर साहब से जिन्होंने तनख्वाहें, मरात और दीगर सहूलियात बढ़ाने का मुतालिबा किया था, एक बार एक नज़र अपने माशरे पर डालें। एक बार उस घर में रहने वालों को पलट कर देखें जिस घर में रहने वाले ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास सिवाय भूख और नंग के, मैं यकीन से कह रही, और कुछ नहीं बचा, और वो बेचारे मुंतज़िर हैं उन वादों के वफा होने के जो आप करके उस ऐवान में गए थे। धोखेबाज हैं आप लोग, पूरा नहीं किया आपने वादा, धोखेबाजी कहलवाएंगे ना आप लोग। एक नज़र डालिए अपने हल्के पर जिसमें मौजूद आम आदमी की तनख्वाह इस महंगाई के दौर में तकरीबन 17,000 है।
उसमें कैसे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा? सोचा है कभी आपने? उसमें कैसे अपना गुजर बसर करेगा? कभी सोचा, ख्याल आया तुम लोगों को इस मुल्क में रहने वाला एक आम आदमी मजीद कितना पीसा जाएगा? कभी ख्याल आया? आपने बिल पास करना था तो एक आम आदमी के लिए करते, ताकि मैं भी तालियां बजाती आपके लिए, आपको ये चीज़ कहती। एक आम आदमी की तनख्वाहों में इजाफा कैसे किया जाए, इस पर बात करते, गौर व फिक्र करते कि क्या हो सकता है। आटे और चीनी के चोरों को बेनकाब करते, लेकिन आप लोग तो ऐवान में जाकर उन लोगों को ही फरामोश कर देते हैं जो आप लोगों को मुंतखब करके वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अफसोस के साथ कहूंगी, एक रुकने असम्बली की आवाज़ नहीं है, इनके हम ख्याल और भी हैं। देखिए ज़रा, हम अभी जो है स्टार ग्रेड अफसर के भी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। स्टार ग्रेड अफसर से की तनख्वाह जो हमसे ज़्यादा है। इतने डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए इस ऑफिस को, इस पार्लियामेंट को जो है। हालांकि बाज़ लोग जो 22 ग्रेड के हैं, हालांकि एक पार्लियामेंटेरियन जो है उसकी हैसियत जो है बहुत बड़ा है। चेयरमैन साहब ये तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, चाहे स्पीकर का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे हर सेनेटर का हो, चाहे हर MNA का हो, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, स्पीकर की, सेनेटर की, MNA की या MPA की। और ये अवाम तो उसको पूछता कौन है? इन लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए क्योंकि मोअज़्ज़िज़ तरीन अफराद हैं, ये खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनती बंदे की तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए ना। लेकिन सिर्फ इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत नहीं कर रहे। और ये मुल्क की खिदमत करने वाले अफराद जो अभी तनख्वाहें और मरात हासिल कर रहे हैं, इसकी तफसील ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सुनिएगा ज़रा। कौमी असम्बली के एक रुकन की बुनियादी तनख्वाह माहाना 1.5 लाख रुपए है। सही सुना आपने, 1.5 लाख रुपए, जबकि उसे अलाउंसेस की मद में 38,000 मिलता है। अगर वो कायमा कमेटी का सरबरा है तो उसको 38,000 के साथ 25,000 इजाफी मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यही कौमी असम्बली का रुकन जब इजलास में जाता है तो उसको सेशन इजलास की मद में, आपको पता है एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? 2800 रुपये। यानी वहाँ जाने के, सेशन अटेंड करने के इजलास पैसे लेकर आ जाएं। इजलास में अगर खुसूसी तौर पे बुलाया जाए तो 4800 रुपये मिलते हैं। सफ़र और हाउसिंग का जो अलाउंस है उसके लिए 4000 रुपये है। असम्बली के इजलास में 3 रोज़ पहले और 3 रोज़ बाद की मरात अलग मिलती हैं। कमेटी के इजलास की सूरत में 2 रोज़ पहले और 2 दिन बाद का अलाउंस मिलता है। इजलास में शिरकत के लिए अगर ये कौमी असम्बली का रुकन जहाज़ से आएगा तो उनको बिजनेस क्लास की सहूलत भी मैसर होगी, यकीनन मैसर होगी। और अगर ट्रेन के ज़रिए आएंगे तो ACC क्लास में सफ़र करेंगे। एनुअल ट्रैवल अलाउंस पता है आपको कितना है? 3 लाख। अगर कैश लेना चाहें तो 90,000 रुपये मिलेंगे। सालाना 25 बिजनेस क्लास रिटर्न एयर टिकट्स भी मिलती हैं इन्हें। अपने घर पर एक टेलीफोन लगवाने की सहूलत भी दी जाती है। असम्बली के तमाम अरकान को विफाकी वजारत के सेक्रेटरी के बराबर मेडिकल सहूलत भी मैसर है। ये है इस गरीब कौम के नुमाइंदगान की, क्या कहूँ मैं अब, गुर्बत का आलम। सही होगा, गुर्बत का आलम ही है जो आपने सुना और मैंने बताया, जिसमें इनका गुजारा बेचारे सही कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है। कैसे हो सकता है मुमकिन इतने गुर्बत के आलम में? इसलिए चाहते हैं कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनकी मुरात भी बढ़ाई जाए। ये बिल भले ही चंद अफराद ने पेश किया हो, लेकिन ये हमारे मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट में मौजूद तकरीबन हर रुकने असम्बली के दिल की आवाज़ होगा। लाजमी सी बात है, फितरत है। दौलत आती हुई किसे बुरी लगती है? अब देखिए, मुशाहिदुल्लाह ने इसकी मुखालिफत तो की, लेकिन कैसे की ये भी देख लीजिए। साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000, ठीक है। इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब ये इसी मुल्क में हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए। लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना, उसमें भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें, और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें।
कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। अब बात वहीं पर आ गई जो मैंने शुरू में बात की थी आगाज में। मुल्क के सरबरा को हूरें नजर आ रही, सदर को परियां नजर आ रही। अरकान असम्बली के दिलों में भी ख्वाहिश जागी कि कुछ नहीं, हूरें नहीं, परियां नहीं तो वो दादी अम्मा ही मुयसर आ जाएं जो परियों की कहानी सुनाती हैं, और अवाम उनको सिर्फ इजराइल नजर आ रहे हैं हर जगह, क्योंकि तरजीहात अलग है ना। एक मुल्क जिसके अवाम को आटा मुश्किल से नसीब हो, तो आटे के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं? रोटी खाए बगैर कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। यानी बुनियादी ज़रूरत है आटा, वो अवाम को मुश्किल से नसीब हो रहा है। उस मुल्क के सदर, उसी मुल्क के सदर है ना जहाँ लोगों को आटा नहीं मिल रहा, उसके सदर की तनख्वाह 9 लाख रुपए हो। उसके अरकान असम्बली बजाय ये बहस करने के कि किस तरह अवाम को कम अज़ कम आटा फराम कर दिया जाए, बुनियादी ज़रूरियात की फरामी मुमकिन बना दी जाए, बहस क्या हो रही है? बहस ये हो रही है कि अगर सदर की तनख्वाह 9 लाख है तो 90,000 हर रुकने कौमी असम्बली के बढ़ने चाहिए। 90,000 भाइयों बहनों असम्बली में बैठे हुए लोगों, 90,000 एक आम आदमी के लिए कितने होते हैं? कितनी बड़ी रकम है जानते हो आप लोग? मुश्किल से 20,000 कमाने वाला, जिसको अपना पेट भी भरना है, बच्चों का पेट भी भरना है, फीस भी देनी है, घर का किराया भी अदा करना है, बिल्स भी भरने हैं, उसके लिए 90,000 रुपये यकीनन किसी नेमत से कम नहीं होते। मैं यकीन से कह रही हूँ। इसी मुल्क के शहर में इनाम नामी लड़का जो बैरून मुल्क से आया था, घर वालों से मिलने वो पैसे निकलवाने जाता है बहन के साथ और वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि डाकू ना सिर्फ पैसे लूटते हैं बल्कि उसके सर में गोली मार कर चले जाते हैं। कौन जवाब देगा उस लड़के के घर वालों को? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कौन देगा जवाब उसके बाप को? किस पर डाली जाएगी जिम्मेदारी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिस माशरे में जराइम बढ़ने लगे, उस माशरे के हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ लेना चाहिए कि नहीं? क्या करेगा एक आम आदमी? या तो डाका डालेगा, या चोरी करेगा, या खुद को आग लगा लेगा। जब खाने को आटा भी नहीं होगा तो यही होगा। और इसके बाद इसी मुल्क को चलाने वाले, इसी मुल्क की सियासी अशराफिया ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में 400% इजाफा किया जाए। 400% इजाफा। मैं इस बहस में नहीं जा रही कि ये बिल पास हुआ या मुस्तरद, मैं इस जहनीत की बात कर रही हूँ, मैं इस गैर संजीदगी की बात कर रही हूँ, मैं इस मजाक की बात कर रही हूँ जो कौम के साथ किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है। ये पार्लियामेंट मुकद्दस है, तो इस अवाम की वजह से, जिस अवाम ने आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाया, इस पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनको इस अवाम ने ही मुंतखब करके भेजा है, और ये अफराद इसी अवाम से बाखबर नहीं हैं। वज़ीर आज़म की तरफ देखें अगर हम, तो वज़ीर आज़म क्या कहते हैं? घबराना नहीं, कोई खबर ही नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब देखें तो कहते हैं कि घबराना नहीं है, करप्ट और चोरों का एहतसाब होकर रहेगा। ऑपोजिशन की जानिब देखें तो वो कहें कि जी नवाज शरीफ को बाहर भेज दो, मरियम नवाज को बाहर भेज दो, आसिफ जरदारी को ज़मानत दे दो। अवाम ऐसे में क्या करे जब इस मुल्क को चलाने वाले, इस अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ही इस अवाम से बेखबर हैं? कोई सफ़र का अलाउंस मांग रहा है, कोई तनख्वाह में इजाफा चाह रहा है, किसी को ज़मानत चाहिए, किसी को इलाज के लिए बाहर जाना है, और अवाम को किसने पूछना है? 1.5 साल में रोज़गार तबाह हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, चूल्हे ठंडे हो गए, घर, उम्मीदें टूट गई, आस दम तोड़ गई, ख़त्म हो गई उम्मीदें। NRO नहीं मिला लेकिन नवाज शरीफ बाहर चले गए, NRO नहीं मिला लेकिन शहबाज शरीफ बाहर चले गए, NRO नहीं मिला लेकिन राना सनाउल्लाह को ज़मानत मिल गई, NRO नहीं मिला लेकिन आसिफ जरदारी को ज़मानत मिल गई, NRO नहीं मिला लेकिन हमजा शहबाज बाहर आ गए। एक के बाद एक बहरान। अवाम की हालत ये है कि अब रोटी को भी तरस रहे हैं, लेकिन अवाम की खिदमत करने वाले वो नए पाकिस्तान को एंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वार एक कप्तान तेरा एक पाकिस्तान। इसी एक पाकिस्तान की एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी। मीडिया इंडस्ट्री का वो एक बड़ा स्कैंडल जिसकी वजह से कई मीडिया हाउसेस समेत मुताद्दिद कंपनीज के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। ये करने वाला कौन था, किस किस ने फ़ायदा उठाया, बताऊंगी आपको सब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ये मुल्क जमहूरियत होने के बावजूद जमहूरियत के हकीकी समरात क्यों हासिल ना कर सका, ये वो सवाल है जो आप तमाम लोगों के ज़हनों में गर्दिश करता होगा।
इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हमारे माशरे में करप्शन सियासी सतह पर हलाल थी, जिसके बाइस हर बड़े या छोटे इदारे में बैठा वो शख्स जिसके पास इख्तियारात नामी कोई चीज़ थी, उसने खुलकर उन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपनों को नवाजा, अयाशी की और काले को सफ़ेद करता रहा। आज एक ऐसी ही शख्सियत की दास्तान अजीम मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि इस दास्तान को मैं अजीम ही कह दूं तो गलत नहीं होगा, जिनके पास इख्तियारात रहे और वो इन इख्तियारात का किस तरह इस्तेहसाल करता रहा। उस शख्सियत का नाम है फवाद हुसैन। फवाद हुसैन एक ऐसा शख्स जो वजह बना पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया स्कैंडल की। किस तरह, पहले जरा रिपोर्ट देखिए। अब सुनिए, फवाद हुसैन जो एक बड़े मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप का CEO था, गौर से सुनिएगा। वो कंपनी जो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात और मुख्तलिफ मीडिया कैंपेन्स देती थी। फवाद हुसैन उस कंपनी के एक बड़े ओहदे पर बैठा था। उसने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात इस शर्त पर दिए कि वो मीडिया हाउसेस फवाद हुसैन के रिश्तेदारों, अजीज़ों, रफ़ीकों को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स देंगे। जिस प्रोडक्शन हाउस को फवाद हुसैन ने सबसे ज़्यादा नवाजा उसका नाम है जी सीमी प्रोडक्शंस। सीमी प्रोडक्शन के करता धरता जिनका नाम है नवीद अरशद, ये फवाद हुसैन के करीब तरीन दोस्तों में से एक हैं। इस प्रोडक्शन हाउस समेत अपने कई अजीज़ों को मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स दिलवाए और इसके बदले फवाद हुसैन ने उन मीडिया हाउसेस को मुख्तलिफ इश्तिहारात और मीडिया कैंपेन्स दी। अपने अजीज़ों को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स दिलवाकर फवाद हुसैन ने उनसे भी कमीशन लिया और जिन मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात दिए उनसे भी कमीशन लिया। यानी फवाद हुसैन की पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में था, ये कह दूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान हुआ दीगर मीडिया हाउसेस का और धोखेबाजी हुई उन कंपनीज के साथ जिन्होंने फवाद हुसैन से डील की। फवाद हुसैन ने इस तरह करोड़ों रुपए बतौर कमीशन समेटे और जिस कंपनी का वो CEO था उससे तनख्वाह और मरात अलग। फवाद हुसैन की खिदमात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि उनकी मकबूलियत की एक और वजह, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स फवाद हुसैन के लिए रिश्वत के तौर पर, सही सुना आपने, रिश्वत के तौर पर पार्टीज का एहतमाम करते रहे, उनके लिए डिमांड एंड सप्लाई का काम भी करते रहे। इसके साथ साथ ब्रांडेड शराब की बोतलें भी भिजवाते रहे। मुख्तलिफ इक़साम की जो शराब की बोतलें हैं ब्रांडेड, उनकी महफिलें सजती रहीं। जितनी डिमांड होती उससे कहीं ज़्यादा फवाद हुसैन के पास स्टॉक मौजूद होता। बतौर एक बड़े मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप के CEO फवाद हुसैन ने बेदरी करप्शन और रिश्वतखोरी की और अब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो चुका है, जिसमें माली खुर्द-बुर्द और अपने अजीज़ों को नवाजने से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। इस स्टोरी को प्रोग्राम में करने से पहले मेरी टीम ने, हमने फवाद हुसैन से भी उनका मौक़िफ़ जानने की पूरी कोशिश की। जिस कंपनी के वो CEO थे उससे भी रब्ता किया और जिस बैनुल-अक़वामी इदारे से वो कंपनी मुंसलिक है उनसे भी रब्ता किया। इस वक्त आप उनके जवाबात अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए ज़रा, मेरी टीम ने चला दिए। किसी का भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हम बार बार उन्हें प्रोग्राम में आने पर या फिर ईमेल के ज़रिए अपना मौक़िफ़ देने का कहते रहे, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फवाद हुसैन इस माशरे पर लगा, अगर मैं कह दूं कि वो दाग है जिसको बहुत मुश्किल से धोया जा सकेगा तो गलत नहीं होगा। इतने बड़े ओहदों पर बैठते हुए इतने छोटे लोग, उसकी तनख्वाह लाखों में, मरात इसके अलावा, इसके बावजूद उसके मुंह को पैसा ऐसा लगा कि उसने ना अपने ओहदे का पास रखा, ना अपनी हैसियत का, ना मेरिट को देखा, मेरिट की भी धज्जियां उड़ा के रख दी। बस उसने पैसा कमाने को अपना दीन और ईमान समझ लिया। शक्ल देखिए इसकी, ये देखें गौर से, कैसे कमाना है पैसा ये नहीं पता, बस कमाना है और ज्यादा से ज्यादा कमाना है। लालच, हवस, और यही लालच और हिर्स फवाद हुसैन साहब की नौकरी भी खा गई और अब इनकी इज्जत भी मट्टी में मिल गई। अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाता है और आपने सुन रखा होगा कि किसी से लेकर आजमाता है। हैरानगी की बात है, हैरानी की बात ये होती है कि जिसको अल्लाह ताला इतना नवाजता है, इसके बावजूद वो इतना कम ज़र्फ कैसे हो सकता है, इतना तंग ज़हन कैसे हो सकता है। जिसके पास जितना बड़ा ओहदा होता है वो उतनी छोटी और गिरी हुई हरकतें आखिर क्यों करता है। हमारे मुल्क के हुक्मरान, 22 करोड़ अवाम के हुक्मरान, इस पर हुकूमत करने वाले, 30 साल से ज़ायद इक़्तिदार में रहने वाले, लाओ लश्कर समेत हम देखें आने जाने वाले, सरकारी मराद भरपूर तरीके से इंजॉय करने वाले,
हर लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन तबका, हर सहूलत, हर आसाइश, हर आराइश मौजूद, सरकारी खर्च पर दुनिया घूमते रहे, इलाज तक बाहर होते हैं, इजलास के नाम पर करोड़ों खर्च करते रहे, महल नुमा घरों में रहने वाले। और हवस देखिए, लालच देखिए कि कोई हुक्मरान अपनी बच्चों की कंपनी का मुलाजिम निकला, कोई सरकारी ओहदेदार, दुबई में प्लम्बर निकला, कोई किसी और मुल्क में वेटर बना हुआ है। आखिर क्यों? ताकि किसी ना किसी तरह ये जो पैसा है ना ये कमाया जा सके। फिर ये जितना भी कमा ले इनका पेट नहीं भरता, यकीन जाने कि इनकी नीयत नहीं भरती। बात सारी नीयत की, नीयत भर जाए तो बात ही खत्म। चाहे वो दूसरों का हक मार के कमाया जाए, बस कमाना है इन्होंने, चाहे वो मुल्क के साथ नाइंसाफी करके कमाया जाए, बस पैसा आना चाहिए, जैसे मर्जी आए। चाहे वो आवाम को लूट कर कमाया जाए, किसी का हक मारा जाए, चाहे वो रिश्वत लेकर कमाया जाए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया जाए, लेकिन कमाया जाए, बस किसी ना किसी तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। ये है इन लोगों की सोच, ये हमारे हुक्मरानों की वो तरबियत कहने जो उन्होंने इस कौम को भी दी। ये हमारे हुक्मरानों का दिया हुआ वो निज़ाम, वो सिस्टम जिससे फ़ायदा उठाते हैं फवाद हुसैन जैसे अफराद, और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि क्यों नहीं होता? कौन पूछेगा? फवाद हुसैन अगर रिश्वत ले रहा होगा तो यकीनी तौर पर रिश्वत दे भी रहा होगा। फवाद हुसैन सप्लाई का काम इसलिए करता रहा क्योंकि कोई ना कोई उससे डिमांड करता रहा। डिमांड के बगैर सप्लाई हो सकती है? हो ही नहीं सकती। रिश्वत देने वाला होगा तो रिश्वत लेने वाला भी होगा, ऐसा ही है। फवाद हुसैन दोनों हाथों से पैसा बनाता रहा, तो उसने कई और अफराद को इसी तरह पैसा बनाने का मौका भी दिया। अकेला कोई इस तरह नहीं कर सकता। फिर आप कहते हैं कि बहरान आ गया। बहरान क्यों ना आए? बहरान तो आएंगे। जिस जमहूरी माशरे में मेरिट नज़रअंदाज किया जाएगा, जिस जमहूरी माशरे में अपनों को नवाजा जाएगा, जिस जमहूरी माशरे के हुक्मरान दुबई के अकामे रखेंगे, जिस जमहूरी माशरे में सरकारी ओहदा रखने की, सरकारी मुलाजमत से पहले साइकिल की दुकान होगी ऐसे बंदे की जिसके पास सरकारी ओहदा होगा, और सरकारी मुलाजमत के दौरान वो दुबई में बुलंद तरीन इमारतों का मालिक बन जाएगा। कैसे भाई, कैसे? जिस जमहूरी माशरे में हुक्मरानों के बच्चे फरारी और इश्तिहारी होंगे, जिस जमहूरी माशरे में फवाद हुसैन जैसे अफराद दीगर मीडिया हाउसेस की हक तलफी करके चंद मखसूस मीडिया हाउसेस को नवाजेंगे, तो फिर ऐसे माशरे में क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। फवाद हुसैन ने सिर्फ अपनी साख नहीं बल्कि इस इदारे या कंपनी की साख भी ख़राब की जिसने फवाद हुसैन को CEO के काबिल समझा। फवाद हुसैन मीडिया का वो डॉन है जिसकी वजह से कई मीडिया हाउसेस मेरिट पर होने के बावजूद नज़रअंदाज हो गए। और मेरिट पर होने के बावजूद नज़रअंदाज होना कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, ज़रा सोचिएगा। पाकिस्तान में अगर कारोबार करना मुश्किल है तो फवाद हुसैन जैसे अफराद की वजह से, मैं आपको यकीन से बात बता रही हूँ, यहाँ बजाय फेयर कॉम्पिटिशन के साजिशें की जाती हैं। साजिशें, अपनों को नवाजा जाता है, मुफाद का नहीं सोचा जाता बल्कि ज़ाती मुफाद का सोचा जाता है कि मुझे कितना फ़ायदा होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे सदीक जान, और बात करेंगे कि ऐसे अफराद के लिए मुल्क का कानून क्या कहता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले मैं बात करी थी फवाद हुसैन के बारे में। अब हमारे साथ मौजूद है बोल के खुसूसी नुमाइंदा जो कि मुझे थर्ड सेगमेंट में हमेशा ज्वाइन करते हैं, सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, फवाद हुसैन के बारे में मैंने नाज़रीन को खुलकर बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कानून की नज़र में ऐसे शख्स की यानी फवाद हुसैन की क्या सज़ा है? देखिए, ये जो आपने बताया ज़ाहिर है जितनी तफसील से आपने बताया और जो चीज़ें जो इतने सनसनीखेज़ इंकशाफात आपने किए, इस तरह के मामला जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और ख़ास तौर पे इसी से मुतल्लिका, इसी से मिलता जुलता केस जब सुप्रीम कोर्ट में रेटिंग के मामलात में आया था, तो मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कैटेगोरिकल कहा था कि जहाँ पे कार्टेलाइजेशन है, जहाँ पे माफियाज हैं, इस कार्टेलाइजेशन को तोड़ना होगा, इन माफियाज के गिर्द घेरा तंग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें सामने आई थी, चाहे वो इश्तिहारात के मामले हों, चाहे वो रेटिंग के मामलात हों,
सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था, उस वक्त साकिब निसार साहब को, उमरता बंदयाल साहब थे, इजाजुल हसन साहब थे, जो बेंच ये सारा सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की जहाँ पे भी चीज़ें हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, जो अपने ज़ाती मफादात हासिल करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत तफसील से बात हुई थी कि चाहे इश्तिहारात देने से लेकर रेटिंग तक, रेटिंग कुछ चैनल्स को क्यों ज़्यादा दी जाती है, फिर उन्हीं को इश्तिहार दिलवाए जाते हैं, फिर इश्तिहारात देने के पीछे कौन बैठा है, वो कैसे फिर पॉलिसीज़ को जो है वो बनाते हैं, कैसे वो पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ों को करते हैं, कैसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे बताया ना कि वो हम शायद एक प्रोग्राम में बता भी ना सकेंगे, जितनी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस में आई थी। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक बताया गया था कि जो पीछे इश्तिहारात के पीछे फिर जो लोग बैठे हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे नहीं पता, ये तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि फवाद हुसैन साहब जो हैं वो आया उसी वो जो माफिया था उसका हिस्सा हैं या नहीं हैं, लेकिन उस वक्त यही आया था कि उस माफिया के का बहुत स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड है इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो इश्तिहारात देने वाले हों, चाहे वो रेटिंग जारी करने वाले हों, और वो फिर जो पीछे बैठा हुआ माफिया है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें लोगों के सामने आएँ, इस्लाम के हवाले से चीज़ें लोगों के सामने आएँ, बल्कि वो बताया गया था कि वो माफिया चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम रहे, हर वक्त पैनिक रहे, नेगेटिविटी फैलाई जाए, लोगों में खौफ पैदा किया जाए और इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा डिस्कस किया जाए और ऐसी चीज़ें करने वालों को ज़्यादा रेटिंग दी जाए। तो अब ये तहकीकात होंगी तो ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, शराब के अड्डे बनाए हुए थे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वो मीडिया ग्रुप्स जिन्होंने बाकायदा रिश्वत दी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्वत लेने वाला होगा तो रिश्वत देने वाला भी होगा, देने वाला होगा तो लेने वाला होगा, सप्लाई होगी, डिमांड जब तक नहीं होगी तब तक कोई सप्लाई नहीं कर सकता। वो मीडिया ग्रुप्स जिन्होंने रिश्वत दी और पूरे स्कैंडल में मुलव्विस रहे, अब उनका क्या होगा? देखें, बिल्कुल उन मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि ये जो आपने आज जो कुछ डिस्कस किया है, जब आप सारा बयान कर रही थी तो मेरे जहन में फ़ौरन आ रहा था कि इससे मुतल्लिक़ जो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए थे, ये जो आपने रिश्वत देने वाला कहा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था, ख़ास तौर पे पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया था कि वो चैनल्स जिनको इश्तिहारात दिए जा रहे थे, जिनको इश्तिहारात दिलवाए जा रहे थे, वो अदलिया के ऊपर हमले कर रहे थे, वो पनामा केस में शरीफ खानदान का दिफा कर रहे थे, वो अदलिया को कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, वो जजेस के ऊपर बात कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका मतलब है कि ये जो इश्तिहारात वाला सारा मामला है ये साफ और शफाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसका मतलब है कि उन इदारों को ज़्यादा इश्तिहारात दिए जाते हैं जो कि फिर कुछ लोगों के हाथों इस्तेमाल होते हैं और उस इस्तेमाल होने में फिर वो अदलिया पे भी हमले करते हैं, जजेस के खिलाफ भी बात करते हैं, करप्ट लोगों का दिफा करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं उनका दिफा करते हैं, उनको ज़्यादा एयर टाइम देते हैं और पाकिस्तान के हक में चीज़ें नहीं करते। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि काश के कोई इदारे हमारे जो हैं, जो हम रोज़ सुनते हैं अपने हुकूमती नुमाइंदों से कि जी हाँ माफियाज के खिलाफ ये कर रहे हैं, माफियाज के खिलाफ ये कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें आज आपने बताई हैं, जितनी ये खौफनाक और सनसनीखेज चीज़ें आपने बताई हैं और फैक्ट्स के साथ जो आपने बताई हैं, मुझे जरा ये बता दीजिएगा, टाइम कम है, जिन क्लाइंट्स के पैसे फवाद हुसैन ने खाए हैं, क्या वो फवाद हुसैन से पैसे क्लेम कर सकते हैं और आपकी नज़र में इस पूरे स्कैंडल से मीडिया इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ? देखें, बिल्कुल वो क्लाइंट्स क्लेम कर सकते हैं और उनको करने भी चाहिए, ताकि इस तरह के लोग जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ न सिर्फ तहकीकात हों बल्कि वो इस चीज़ के जो नताइज हैं वो भी उनको भुगतने चाहिए। और मीडिया इंडस्ट्री को बिल्कुल इससे नुकसान हुआ है और इससे नुकसान होता है। मैंने आपको कहा ना कि जब पीछे एक माफिया बैठा होगा और वो माफिया अपने कुछ लोगों को रख कर, उनको पैसे देकर, उनको इस्तेमाल करके और मीडिया को भी गलत तौर पे इस्तेमाल करेगा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। यही वजह है कि लोग अब चैनल्स पे उस तरह से कई चैनल्स पे तो एतमाद ही नहीं करते। ज़ाहिर है उन्हीं चैनल्स पे नहीं करते ना जो फिर पैसे लेते हैं, इश्तिहारात लेते हैं, उसके लिए फिर झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़राब होती है। और इसकी मैं बार बार ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इस पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए जो चीज़ें आज आपने कौम के साथ शेयर की हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान। और हम कई और भी जिनके स्कैंडल्स पर काम कर रहे हैं और इससे जुड़ी कई और भी शख्सियात हैं जो फवाद हुसैन के साथ, मैं अल्लाह कह रही हूँ, मिली हुई हैं, और भी कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, शख्सियात हैं जिन पर तहकीकात जारी हैं। और जल्दी टॉप सीक्रेट की अगली स्टोरी में उन लोगों के मुंह से बाकायदा नकाब उतारा जाएगा जो फवाद हुसैन के साथ इस घिनौने फेल में शरीके जुर्म थे। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।